हेलो साथियों, जय श्री राम। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, हमने 300 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक डाटा आपको दिया है। हम एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, ये अलग से आज से एक प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। देखिए साथियों, जीडी यदि जीके की बात की जाए तो जीके एक अथाह सागर है, इसलिए जीके में सिर्फ वही डाटा पढ़ें जो आपको काम आने वाला हो। तो जीके के इस महत्वपूर्ण सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। साथियों, ये नया साल एक नई ऊर्जा लेके आने वाला है आप सबके लिए। इसमें आपको मन लगाकर मेहनत करनी है और अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा करना है। साथियों, ये हमें याद रखना है कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। साथियों, इतने मेहनत करनी है कि इस बार नौकरी लेकर रहनी है, चाहे जो हो जाए। मेहनत लगातार जद्दोजहद के साथ करनी है। साथियों, आपके सामने पेश है पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। डेली लगातार मेहनत करनी है। साथियों, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, या कुल बचत पर, या कुल उत्पादन पर। साथियों, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है, पूंजी निर्माण हमारा निर्भर करता है कुल बचत पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कुल बचत पर पूंजी निर्माण निर्भर करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी या स्थिर? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा कमी। मुद्रास्फीति के दौरान कर की जो दरें होती हैं उनमें कमी हो जाती है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न में पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो ऋणी जो व्यक्ति होते हैं मुद्रास्फीति में उनको सर्वाधिक लाभ होता है। साथियों, एक प्रश्न आपको और लिख लेना है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इस राष्ट्रीय आपको क्या लिख लेना है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा की जाती है। सीएसओ, जिसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? साथियों, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। साथियों, एंथ्रेसाइट किस्म जो होती है वो कोयले की सर्वाधिक किस्म होती है, क्योंकि इसमें 90 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों, कोयले में कार्बन का अधिकतम, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन अधिकतम पाया जाएगा वो कोयले की सबसे बेस्ट चीज़ होगी। साथियों, हम इसी के साथ हमको एक बात और ध्यान रखनी है, लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है उसको अपन बोलते हैं पिटवा लोहा। ये भी आपको ध्यान रखना है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है साथियों कि लोहे के अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं। लोहे के 4 अयस्क होते हैं, वो भी अपन को ध्यान रखना है। हेमेटाइट लिख लेना है आपको, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और लिग्नाइट है और सीडेराइट है। ये 4 चीज़ें आपको लिख लेनी है साथियों। लोहे के जो अयस्क होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट और सीडेराइट। एक बार फिर से मैं आप लोग को बोल देता हूँ, हेमेटाइट लिख लेना आपको, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट। चलिए साथियों, आपके सामने है अगला प्रश्न। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? साथियों, अकबर अपना विचार विमर्श कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी जोधाबाई महल, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। आंसर हो जाएगा इबादत खाना। बुलंद दरवाजा साथियों कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, आपके सामने है अगला प्रश्न। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप क्या होता है? 150/90, 120/80, 100/50 या 90/180? आंसर इसका हो जाएगा सामान्य रुधिर जो चाप होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 120/80। मनुष्य का सामान्य रुधिर जो चाप होता है 120/80 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडान, आर्गन, सिलिकॉन या नियान? इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने और सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। रेडॉन, आर्गन और नियान अपनी आदर्श गैसें हैं। साथ ही एक बात ध्यान रखनी है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। यदि मैं बात करूं सबसे भारी गैस, तो रेडॉन सबसे भारी गैस होती है। रेडॉन सबसे भारी गैस होती है। सबसे जहरीली गैस की यदि मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। और यदि कोई बात करें गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में हम हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैसों का उपयोग करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस महंगे होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उपयोग किया जाता है। सबसे ठंडी गैस हीलियम होती है। साथियों ये बातें भी आपको नोट करके चलनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फॉस्फेट? इसका आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट जो होता है वह एक नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है। इनमें से मैं पूछा हूँ साथियों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है और अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो सुपर फॉस्फेट नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांता क्षेत्रों में विकसित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? मैंग्रोव, सदाहरित, पर्णपाती या शंकु वृक्ष? इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव जो होता है वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। साथियों आपको ध्यान रखना है, जो मैंग्रोव होते हैं ये खारे पानी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो होते हैं ये खारे पानी में पाए जाते हैं। और यदि बात करें ये खारे पानी में बोले तो कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों यहाँ पे दिया हुआ सदाहरित जो वन होते हैं इनको कौन से, इनको अपन उष्ण कटिबंधीय वन भी बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये हमेशा हरे रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनको सदाहरित वन भी कहते हैं। यदि मैं बात करूं पर्णपाती ऐसे वृक्ष होते हैं जो किसी भी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। किसी एक मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। शंकु वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो ठंडी जगह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ठंडी जगहों में पाए जाते हैं जो शंकु वृक्ष होते हैं। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। साथियों आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इस दिन अपन ओजोन दिवस के रूप में, ओजोन संरक्षण के लिए मनाया गया था। इस दिन अपन ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या था? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था, इसमें ये भी ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन गैस के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मनाया जाता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है विकिपीडिया, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी है विकीलीक्स, ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा विकीलीक्स। जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक थे? तो इसका आंसर आ जाएगा विकीलीक्स। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपके सामने, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? जी हाँ साथियों, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे या फिर ब्रैकेट? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। जी हाँ साथियों, फैराडे ने डायनेमो का निर्माण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो चित्तरंजन दास। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया था। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, 1924 बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे गांधी जी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अध्यक्ष भी थे। यदि मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में एक अधिवेशन किया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है, बारदौली सत्याग्रह। क्या ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल के लिए? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी लेंस। आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। साथियों, नेत्रदान में दाता की आंख का जो कॉर्निया भाग होता है वो उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे जो रेटिना दिया हुआ है, रेटिना में व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। जैसे जो भी चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं वो इमेज रेटिना में जाके फॉर्म होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत की सभी सेनाओं का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, या वायरलेस फीडिबिलिटी, या वायर्ड फीचर्स, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फीडिबिलिटी को वाईफाई का फुल फॉर्म कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शेष राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। असम चाय के लिए फेमस है। असम चाय के लिए, गन्ने के लिए यूपी फेमस है। सोने के लिए कर्नाटक, चांदी के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र में, यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में तिलहन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तिलहन। एमपी में बात करूं सोयाबीन।
हीरा भी सर्वाधिक एमपी में पन्ना में पाया जाता है। तमिलनाडु में केला फूल और केला सर्वाधिक पाया जाता है। नारियल, ये चीज़ें कुछ पाई जाती हैं, इनको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, रुस्तम 2 क्या है? टैंक, जलपोत, लड़ाकू विमान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लड़ाकू विमान। रुस्तम 2 एक लड़ाकू विमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूएसएसआर, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिया है। यूएसएसआर से यदि बात करें हम तो मौलिक कर्तव्य क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं, मौलिक अधिकार जो हैं, जिनको फंडामेंटल राइट बोल देते हैं, ये अपन यूएस के संविधान से लिए हैं। इंग्लैंड से हमने विधानमंडल ये हमने इंग्लैंड से लिया है, हमने स्विट्जरलैंड के संविधान से कुछ नहीं लिया। आयरलैंड से हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न आपको नोट करते हुए चलना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है जिनेवा, यूएसए, न्यूयॉर्क या पेरिस में? अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, पेरिस में है। पेरिस में ही अगला ओलंपिक होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाना है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, IMF का मुख्यालय है। तो ये थे इस प्रश्न के कुछ चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बीच बीच में लिखवाता जा रहा हूँ। साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने दिया था? राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने दिया था? हेस्टिंग्स, कैनिंग, डलहौजी या वेलेस्ली? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। साथियों, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। यदि बात करूं साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये ध्यान रखनी है, रैयतवाड़ी ये जो कर लगाया जाता था, ये किसने किया था? मुनरो ने। थॉमस मुनरो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। महालवाड़ी, ये भी ध्यान रखनी है, महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। क्या ध्यान रखना है? हॉल्ट मैकेंजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ये भी ध्यान रखनी है चीजें, लॉर्ड इरविन। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिख लेनी है। ये लॉर्ड इरविन हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला
1919 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। मैकाले जो थे, अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाने का कार्य मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का मैकाले। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। ये भी लिख लेना है। कर्जन जो था बंगाल विभाजन। साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से लगातार अपन डेली मेहनत करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बीच में स्टैटिक्स डाटा भी लाएंगे और आपको सफल भी बनाएंगे। तो साथियों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने माँ बाप का और अपना सपना हमें इस बार पूरा ही करना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।